आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस मूवी में बर्फानी इलाके में बर्फानी तूफान की लपेट में आकर प्लेन क्रैश हो जाता है और एक कपल 75 दिन तक वहाँ बगैर किसी सामान के किस तरह सरवाइव करते हैं, आए देखते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम प्लेन देखते हैं जिसकी डेस्टिनेशन एंटार्क्टिका होती है। उस प्लेन में 3 पैसेंजर्स होते हैं। वो जो कि एक बिजनेसमैन होता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एंटार्क्टिका में वेडिंग डेस्टिनेशन करने के लिए विजिट पे जा रहा होता है, और जिंग जो कि मौसम की साइंटिस्ट होती है और वहाँ के मौसम के बारे में रिसर्च करने जा रही होती है, और नताशा जो एक्सप्लोरर होती है। वो बहुत बोलने वाला बंदा था और अपनी तारीफ करने वाला भी, और जिंग उतनी ही खामोश। अब उनके सामने बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है और तेज़ हवा की वजह से वो प्लेन से बाहर जा गिरता है। उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है तो वो प्लेन से बाहर होता है। वो अंदर जाकर देखता है तो नताशा इंजर्ड होती है। पहले तो वो उसे बाहर ले आता है, फिर जिंग को बचाने वापस अंदर आता है। जिंग की टांग लोहे की भारी चीज़ के नीचे दबी होती है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, और नीचे की बर्फ़ भी टूट रही होती है, और अगर बर्फ़ टूट गई तो ये दोनों प्लेन के साथ ही पानी में डूब जाएंगे। वो जिंग को छोड़कर अपना सामान लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन इसे गिल्ट फील होता है कि वो गलत कर रहा है। फिर वो अपनी जान खतरे में डालकर जिंग को बचाने वापस जाता है। किसी तरह वो जिंग को बचाकर उसे बाहर ले आता है, और तभी बर्फ़ टूट जाती है और प्लेन पानी के अंदर चला जाता है। अब वो देखते हैं कि नताशा मर चुकी है और जिंग की टांग जख्मी है, जिस वजह से वो चल नहीं पा रही होती। वो दोनों को कैरी करके मदद की तलाश में निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर जिंग सामने से एवलेंच आता हुआ देखकर वू से कहती है कि जल्दी गड्ढा खोदो, और वो दोनों गड्ढा खोद के उसके अंदर चले जाते हैं। वो कहता है कि हम फ़ोन से किसी को मदद के लिए बुलवा सकते हैं, तो जिंग कहती है कि हम एंटार्क्टिका में हैं, यहाँ कोई सिग्नल्स नहीं, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है और पहाड़ पर चढ़कर सिग्नल्स ढूंढने लगता है। तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ सिग्नल्स नहीं। अब वापस आकर दोनों नताशा की बॉडी को बर्फ़ में दफना देते हैं, और कुछ दूरी पर उन्हें एक केबिन नज़र आता है, तो वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। वो जिंग को उठा नहीं पाता, जिस वजह से वो दोनों पहाड़ से स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। जिंग बेहोश हो जाती है तो वो किसी तरह उसे उठाकर उस केबिन तक ले आता है। जब जिंग को होश आता है तो वो वू को बताती है कि गिरने की वजह से मेरे पाँव की हड्डी मुड़ चुकी है, तुम्हें इसे सीधा करना होगा, अगर ऐसा ना किया तो मेरी जान भी जा सकती है। वो उसकी हड्डी को सीधा कर देता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है। कुछ देर बाद वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ जनरेटर होता है। वो उसे चला देता है, जिससे केबिन की बिजली और हीटर ऑन हो जाता है। फिर वो अंदर आकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे खाने पीने का सामान भी होता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 साल पहले की होती है। जिंग अंदाज़ा लगाती है कि आज से 2 साल पहले इस केबिन में कुछ लोग आए थे, और मैप देखकर बताती है कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर अरोरा स्टेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है। और हम अगर जनरेटर को रोज़ाना 8 घंटे चलाएंगे तो हमारे पास 75 डेज़ का फ्यूल है। इसके बाद हम ठंड से मर जाएंगे। उन्हें वहाँ 3 दिन गुजर चुके थे। चौथे दिन वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है। उन्हें वहाँ 3 और दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी तरह उन्हें वहाँ 10 दिन गुजर जाते हैं। 11वें दिन से वो ईस्ट की तरफ जाता है और उसे 7 दिन और हो जाते हैं, लेकिन अब तक वो स्टेशन नहीं ढूंढ पाता। 17 दिन बाद उनका खाना भी ख़त्म हो जाता है, तो वो फिशिंग करने जाता है। फ़िश पकड़ के वो वापस आ ही रहा होता है, तभी बर्फ़ टूट जाती है और वो अंदर जा गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो देखकर हैरान होता है कि ये कैसी जगह है। वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता, और उसे वहाँ 2 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ से निकलने की उसकी उम्मीद टूट चुकी होती है। तभी उसे जिंग का ख्याल आता है और वो कहता है कि मुझे उसके लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा, और छोटे से छोटे रास्ते से निकलकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहाँ जिंग को बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो क्रॉल करके जनरेटर ऑन करने जाती है और जनरेटर ऑन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऑन नहीं कर पाती। आखिर में वो ठंड से निढाल हो जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वो वापस आकर जिंग को ढूंढता है
और वो इससे बाहर बेहोश मिलती है। उसकी सांसें चल रही होती हैं। वो उसे अंदर ले आता है और बैंडेज करता है। जिंग को होश आने के बाद वो इसे फ़िश सूप पिलाता है और उससे कहता है कि तुम आइंदा ऐसा कुछ मत करना, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हम यहाँ से ज़रूर निकल पाएंगे। वो फिर से मदद की तलाश में निकलता है और इसी तरह इन्हें यहाँ 34 दिन गुजर जाते हैं। रोज़ बर्फीले इलाके में खुली आंखों से चलने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। वो घर तक तो पहुँच जाता है लेकिन उसे केबिन नज़र नहीं आ रहा होता। वो ज़ोर ज़ोर से जिंग को आवाज़ देने लगता है। जिंग बाहर आकर उसे आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लेती है। वो रोते हुए जिंग से कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिंग उससे कहती है कि मुसलसल बर्फ़ में सफ़र करने की वजह से ऐसा हुआ है। 2 से 3 दिन में तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही होता है, वो की आंखें ठीक हो चुकी होती हैं। जिंग आंखों पर बांधने के लिए उसे कपड़ा देती है जिसे बांधकर वो इजीली देख पा रहा था। वो देखता है कि वहाँ बर्फ़ टूट रही है और वो पानी में जा गिरता है। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और वो हिम्मत हार जाता है। तभी कुछ पेंगुइन्स को बाहर जाता देखकर वो एग्जिट तक पहुंचकर बाहर आ जाता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही होती है। वो तूफ़ानी हवाओं से गुजरता हुआ केबिन में पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर जिंग उसे अपनी हीट देती है। जब वो को होश आता है तो वो जिंग को अपने पास देखकर खुश होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा था। एक दिन वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। उन्हें अजीब सी आवाज़ आती है। वो डर जाते हैं। तभी एक पेंगुइन अंदर आता है जो आवाज़ निकाल रहा था। वो खाने के लिए उसे मारने वाला होता है, लेकिन जिंग उसे ऐसा करने से मना करती है। अब उन्हें वहाँ 48 दिन गुजर चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं। वो जिंग को बाहर घुमाने भी ले जाया करता था और जिंग भी वो पे ट्रस्ट करने लगी थी। एक दिन वो को एक मीटरॉइड मिलता है जिसे वो जिंग को दिखाता है। वो इस मीटरॉइड में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये मीटरॉइड नहीं बल्कि ह्यूमन वेस्ट है। जिंग कहती है कि वहाँ कोई इंसान आया था तो आसपास ज़रूर कोई शेल्टर होगा। तुम्हें वापस वहाँ जाकर उस जगह की छानबीन करनी चाहिए। तभी जिंग की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो वो घबरा जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जिंग कहती है कि मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो रही है, फिर मेरे दांत टूटेंगे और फिर मेरी बॉडी को और भी नुकसान होगा। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और जल्द ही ऑरोरा स्टेशन ढूंढकर खुद को बचा लो। पर वो जिंग को एक चेयर पे बिठाता है और कहता है कि चाहे मैं अमीर हूँ या गरीब, चाहे तुम ठीक हो या बीमार और तुम काम कर पाओ या नहीं, मैं जब तक ज़िंदा हूँ सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। ये सब सुन के जिंग बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ज़िंदगी का सही मतलब मालूम हुआ। नेक्स्ट डे वो फिर से ऑरोरा स्टेशन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन इस दफ़ा जिंग उससे कहती है कि तुम मेरे लिए वापस मत आना और ऑरोरा स्टेशन को ढूंढकर खुद को बचा लेना। अगर तुम मेरे बारे में सोचते रहे तो तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और शाम तक वापस आ जाता है और इसी तरह रोज़ ऑरोरा स्टेशन की तलाश में निकलता है और फाइनली वो ऑरोरा स्टेशन तक पहुँच जाता है। वहाँ कुछ आदमी होते हैं। वो उन्हें बताता है कि पीछे एक लड़की भी है। वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं और उस केबिन तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सामने एवलांच आ रहा होता है और वो पूरे एरिया को अपनी लिपेट में ले लेता है। साथ ही वो केबिन भी टूट जाता है, यानी जिंग भी मर चुकी है। अब जब वू की आँख खुलती है तो वो जिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और उसकी डायरी पढ़ने लगता है। फिर वो स्नो बाइक लेकर उसी जगह जाता है जहाँ वो कई दिनों से रह रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसे वहाँ जिंग मिल जाती है और उसे ज़िंदा देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और अब दोनों वापस घर लौट सकते हैं। तभी आसमान में ऑरोरा लाइट्स जलने लगती हैं और वो दोनों उसे देखने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।